लास्ट में मैंने औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन में जो अंतर बताया था वो आ गया था, सुनाइए आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। अब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संतुलन का उपयोग हम बाह्य भाग में करके और आंतरिक भाग में करते हैं। दिखाई दे रही है पीपीटी? यस मैम। सबने ज्वाइन कर लिया है? अब आता है यस मैम। अब आता है लय। लय भी डिजाइन का वह सिद्धांत है जिसमें हम बुद्धिमत्ता के साथ साथ भावना का भी उपयोग करते हैं। औपचारिक संतुलन हो या अनौपचारिक संतुलन हो, दोनों में ही हम लय का उपयोग करते हैं। लय एक निर्देशित नियम है जो हमारी रचनात्मकता को या संतुलन को, सुंदरता को दिखाता है, और लय उदासीनता को कम करता है और सुंदरता या आकर्षकता को बढ़ाता है। लय किसे कहेंगे? जब निरंतर गति आंखें किसी बिंदु पर करती हैं तो उन निरंतर गतियों से एक लय प्राप्त होती है या नियमित दोहराव से एक लय प्राप्त होती है। और ये कला या प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लय हम रेखाओं के द्वारा, स्वरूप के द्वारा, रंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आंखें लगातार कमरे में गति करें या उस बिंदु पर गति करें जहां पर कि लय हमें करना है। एक डिजाइन के सिद्धांत में लगातार गतियों की सिफारिश करती है लय। लय मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नियमित लय और एक स्वच्छंद लय। नियमित लय से आशय यह है कि जब हम एक रूपता का क्रम लगातार करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कविता में, डांस में, नियमित लय भी होती है और एक स्वच्छंद लय भी होती है। दोनों ही लय हमें कविता और डांस में दिखाई देती है। कमरे में हम रेखाओं के द्वारा, क्रमबद्धता के द्वारा, चित्रों की पुनरावृत्ति के द्वारा, रंगों की पुनरावृत्ति के द्वारा या पंक्तिबद्ध तरीके से किसी वस्तु को जमा करके नियमित लय पैदा कर सकते हैं। अनियमित लय जो होती है वो थोड़े अंतराल पे होती है, जिसमें आंखें आसानी से घूमती नहीं है, लेकिन रेखाओं पर विचरण करके, रंगों पर विचरण करके या किसी विशेष वस्तु पर दबाव डाल करके हम स्वच्छंद लय प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है नितेश। अब लय जो है कुछ गतियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि हम दोहराव के द्वारा, अनुक्रम के द्वारा लगातार गतियां करके, विरोध के द्वारा, परिवर्तन और विकिरण से लय प्राप्त कर सकते हैं। तो लय हम फर्नीचर में, वस्त्रों में, आंतरिक सज्जा में, जैसे कि पर्दे हैं, खिड़कियों की बनावट है, इनमें प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको चित्र में ऊपर दिख रहा है, रेखाओं के माध्यम से लगातार गतियां दी गई हैं ऊपर के चित्र में। नीचे के चित्र में देखिए आप दोहराव। दोहराव मतलब से होता है कि जैसे ऊपर जो नीचे जो रेखाएं बनी है वो दोहराव कहलाता है कि जिगजैग वे में आपकी ऊपर नीचे रेखाएं बनी हैं और उससे आंखें लगातार गति कर रही है। अनुक्रम मतलब सीढ़ी चढ़ना, जिस तरह सीढ़ियों का डिजाइन बनाया हुआ है, तिरछा तिरछा और फिर एक तरफ से उतरना, तो ये दोहराव है। और लगातार गतियां मतलब बीच बीच में जो फूल बनाए हुए हैं वो लगातार रेखीय गतियां हैं। तो तीन तरीके से इस सेकंड वाले चित्र में गति लय प्रदान की गई है। इसी प्रकार से थर्ड वाले चित्र में देखिए कि दोहराव का उपयोग एक निश्चित क्रम में शकरपाड़े शेप में आप देख रहे हैं कि लगातार गतियां हो रही हैं, एक तरफ से चढ़ रही है फिर उतर रही है। अनुक्रम का उपयोग, अनुक्रम से मतलब है एक बीच में बड़ी रेखा होती है, उससे लगातार एक तरफ कम कम साइज होता जाता है और दूसरी तरफ भी कम कम, मतलब एक तरफ से चढ़ना और फिर दूसरी तरफ से उतरना, इसको हम अनुक्रम कहते हैं। तो अनुक्रम के द्वारा, दोहराव के द्वारा, लगातार गतियों के द्वारा या विरोध। विरोध आप ऊपर के चित्रों में देखिए कि रेखाओं का एकदम विरोध करके, परिवर्तित करके और लय को दिया गया है।
फर्नीचर में भी हम इस प्रकार से विरोध के द्वारा, हेलो सुनाई आ रहा है आपको? Yes, ma'am. यस मैम, सुनाई आ रहा है। सुनाई आ रहा है मैम। तो हम इस तरह से लय कमरे में प्राप्त कर सकते हैं। लय जो है वो हम पर्दों के माध्यम से, फर्नीचर के माध्यम से, जैसे 36 फर्नीचर लगा करके, खिड़कियों में पर्दों का उपयोग करके, या रंगों की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी दूर पर दोहराव करके हम लय प्राप्त करते हैं, ताकि आंखें जो है वो, आंखों को एक गति मिले और पूरे कमरे में इंस्पेक्शन करने के बाद या पूरे कमरे की सुंदरता और सज्जा को देखने के बाद फिर हम व्यवस्थित होकर के उस कमरे में बैठ सके। इसके बाद जो अगला तत्व है डिजाइन के सिद्धांत का, वो आता है बल। बल वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग के ऊपर जब दृष्टिपात होती है तो उसे हम बल कहते हैं। या ऐसी वस्तु जिसपे सबसे पहले आंखें जाएं और उसके बाद लगातार क्रमशः दूसरी वस्तुओं पर जब हम आंखें हमारी जाती है, या हम इस तरह से सज्जा करें कि क्रमशः बाकी वस्तुओं की सज्जा उस पहली वस्तु के अनुपात में कम हो, तब उसे हम, पहली वस्तु को हम बल देना कहते हैं। ये वस्तु हम केंद्र बिंदु पर लगाते हैं, जैसे कि दीवार है उसमें लगा सकते हैं, छत में लगा सकते हैं, कोई झूमर वगैरह, फर्नीचर कोई बहुत आकर्षक है तो उसमें हम लाइट फोकस करके, या कोई सीनरी है या कोई मूर्ति है तो उसमें हम लाइट फोकस करके उसके आसपास की जगह को खाली छोड़ के हम उस वस्तु पर बल देते हैं। पर बल हमें कमरे में एक ही स्थान पर देना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा स्थान पर अगर हम बल देते हैं तो आंखें हमारी चकाचौंध में हो जाती हैं, या हमें बेचैनी का अनुभव होता है और आकर्षकता जो है वो कम हो जाती है। तो बल का सिद्धांत जो है व्यवस्था को रुचिकर बनाना और रुचि केंद्र की ओर निर्देशित करना है, कि व्यक्ति बार बार घूम फिर के उसकी आंखें उस रुचि केंद्र पे जाए। रंग के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, नमूने और टेक्सचर में बदलाव करके हम रुचि का केंद्र बनाते हैं। अब कमरे में महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा, इसके लिए हमें अपने कमरे में जो भी सामान है उसकी एक लिस्टिंग कर लेनी चाहिए, उसकी सूची बना लेनी चाहिए, और उसमें ये देखते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जिसको कि हम बल देंगे, उसके आसपास आकर्षक सज्जा, लाइट, कलर, चटकीले रंग का उपयोग करके या ग्रुप में वस्तु लगा करके हम उस पे बल दे सकते हैं। और केंद्र पे के मतलब ऐसा होना चाहिए वो कि वो संतोष और सुख दोनों की प्राप्ति हमें दिलाए। अब बल के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे किसे हमें बल देना है, किस प्रकार बल देना है, कितना बल देना है और किस स्थान पर बल देना है। इन चारों बातों का ध्यान हमें बल देते समय रखना चाहिए कि फर्नीचर जो हम उपयोग में ला रहे हैं या पर्दे जो हम व्यवस्था में उपयोग में ला रहे हैं तो उनको हमें समूहबद्ध रखना है, विपरीत रंगों का प्रयोग करना है, सजावट उन पे कैसी करना है, जिस वस्तु पर बल देना है उसके आसपास हमें पर्याप्त खाली स्थान छोड़ना चाहिए ताकि आंखें फिर उस विशेष वस्तु पर ज्यादा समय तक टिकती है। अगर खाली स्थान नहीं रहेगा, सब कुछ पौच पौच रहेगा तो जिस वस्तु पे बल दिया है वो आकर्षक नहीं लगेगी। विपरीत रेखा का उपयोग करके, विपरीत माप का उपयोग करके या अस्वाभाविक रूप या बड़े रूप का उपयोग करके या प्रकाश ज्यादा मात्रा में उस वस्तु पे फोकस करके या फिर पोत या टेक्सचर में परिवर्तन करके, अस्वाभाविक पोत का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु पर बल दे सकते हैं। कितनी मात्रा में बल देना है ये भी हमें डिसाइड करना होता है। हर कमरे के हिसाब से बल की मात्रा अलग अलग हो सकती है। जैसे बैठक के कमरे में हम एक वस्तु पे तो बल दे ही, अगर बहुत बड़ा बैठक का कमरा है तो हम एक के साथ दो वस्तुओं पे भी बल दे सकते हैं। जैसे ग्रुप में फर्नीचर रख दिया जाए तो छोटी जगह पे फर्नीचर रख दिया जाए, या कालीन के ऊपर हम बल दे सकते हैं, या कोई दीवार घड़ी सुंदर है उस पे बल दे सकते हैं, या ग्रुप में फोटोग्राफ्स लगा करके हम उधर बल दे सकते हैं। तो एक तो मुख्य बल दिया ही जाए। अगर बहुत बड़ा कमरा है तो आप एक छोटी वस्तु पर भी बल दे सकते हैं। तो कितनी मात्रा में बल देना है ये कमरे की स्थिति, कमरे की साइज पर डिपेंड करता है। कितना बल देना है ये भी जरूरी है, क्योंकि वो कमरे में हम अगर बहुत लंबे समय तक बैठते हैं
तो हमें बेचैनी नहीं होना चाहिए, असंतोष नहीं होना चाहिए, हमारी रुचि उस कमरे में बैठने में बनी रहना चाहिए। तो कितनी मात्रा में बल देना है, बहुत ज्यादा प्रकाश फेंक करके ना देना, खाली स्थान छोड़कर हम दे सकते हैं, टेक्सचर बदल करके हम दे सकते हैं। तो इस बात का भी हम ध्यान रखें। और किस वस्तु पर बल देना है ये तो हम सूचीबद्ध करके सोच ही लेंगे कि किस वस्तु पर हमें बल देना है। कहाँ बल देना है ये ध्यान रखने की वास्तु रहती है, क्योंकि जब हम किसी कमरे में एंटर करते हैं तो उस कमरे में एंटर करते समय जो फ्रंट की दीवार रहती है या जो सामने का हिस्सा रहता है, या केंद्र का हिस्सा या सामने का हिस्सा या सामने की दीवार जो है वो एकदम सामने होती है या एकदम दिखाई देती है। तो उस पर हमें एंट्रेंस में सबसे पहले उस पे आंखें जाती है, इसलिए उस जगह पर हमें रुचि के केंद्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आता है दोहराव। दोहराव भी डिजाइन का एक मुख्य सिद्धांत है। दोहराव जो है हम लय में एक रूपता करके, आंतरिक सज्जा में रंगों, रेखाओं, आकारों का दोहराव करके हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, और इससे हम सुंदरता और आकर्षकता लाते हैं। जैसे कि पर्दों में फूल पत्तियों का दोहराव, चादरों के डिजाइन में फूल पत्तियों का दोहराव, किसी भी नमूने का दोहराव करके हम आकर्षकता लाते हैं। जैसे कि आप बैठक का कमरा समझाती हैं, तो बैठक के कमरे में आपने समझो पीच कलर लगाया हुआ है और उसके साथ आपने मेहरून या डार्क कोका कोला कलर का कॉम्बिनेशन रखा है। उसके साथ साथ आप अगर फ्लावर वॉज में रेड कलर के फूल लगाती हैं तो रेड कलर के कहीं फूल लगाएंगी आप, कहीं आप रेड कलर के लाइट से फोकस कर सकती है दूसरे कोने में, तीसरे कोने में आप फोटो फ्रेम में रेड कलर का या सीनरी में रेड कलर का उपयोग कर सकती। तो दोहराव जो है रंग के माध्यम से आप दिखाना चाह रही हैं। ऐसी तरह फर्नीचर में भी दोहराव, जो डिजाइन फर्नीचर का रहता है वो इस तरह का रहता है कि उसमें रिपीटिशन ऑटोमेटिक होता है। पर्दे में भी रिपीटिशन डिजाइन का, कलर्स का ऑटोमेटिक होता है। तो ये दोहराव जो है वो कमरे में आकर्षकता या सुंदरता को बढ़ाता है। फिर आता है एक रूपता। एक रूपता का सिद्धांत ये है, जब हम विचारों की अनुरूपता का चयन करते हैं तो वो एक रूपता कहलाती है। और एक रूपता हम 5 चीजों से कर सकते हैं: रेखाओं के द्वारा, आकार के द्वारा, माप के द्वारा, पोत के द्वारा, विचार के द्वारा और रंगों के द्वारा। तो रेखाओं के द्वारा हम रेखाओं में दोहराव करके, विपरीतता करके, हल्की रेखाओं का उपयोग करके, विपरीत रेखाओं का उपयोग करके या वक्र रेखाओं का उपयोग करके हम रेखाओं में दोहराव करते हैं। पोत की एक रूपता के द्वारा भी हम रेखाओं में दोहराव दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बेत का फर्नीचर उपयोग किया है तो बेत के साथ साथ हम जूट का कालीन बिछाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बेत के फर्नीचर के साथ हम ऊन का कालीन बिछाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेत के फर्नीचर के साथ हमें किस मटेरियल का कालीन बिछाना है ये हमें ध्यान रखना है, किस मटेरियल के पर्दे लगाना है ये हमें ध्यान रखना है। तो वो रेखाओं की अनुरूपता के द्वारा हम दिखा सकते हैं। इसी प्रकार विचारों की अनुरूपता सजावट में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्रम, नियमित वृद्धि, विकिरण। विकिरण मतलब एक बिंदु से बहुत सारी रेखाओं का निकलना, समानांतर रेखाओं का उपयोग करना, स्वरूप में परिवर्तन करना, धीरे धीरे परिवर्तन करना, या सममितीय दो वस्तुओं में विपरीतता का गुण का प्रदर्शन करना, ये विचारों की अनुरूपता है। जैसे कि आप चित्र में देखिए, आप का चित्र दिए हुए हैं, इसमें रेखाओं का दोहराव है। पहले अ चित्र में, ब में जो है ब, सा और द में परिवर्तनशीलता दिखाई गई है। दूसरे चित्र में देखिए आकारों के में एक रूपता लाई है दोहराव के द्वारा, फिर विपरीतता के द्वारा और फिर परिवर्तन के द्वारा। तो इस तरह से हम अलग अलग रेखाओं का उपयोग करके दोहराव ला सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं जो आपको रेखाओं का दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ थोड़े से और भी सिद्धांत हैं, जैसे कि अन्य सिद्धांत में नंबरवार का, रेखाओं और आकारों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो वो नंबरवार कहलाता है। क्रम, किसी स्थान में नियमित वृद्धि करना क्रम कहलाता है। विकिरण जो है रेखाओं का एक केंद्र से उत्पन्न होना। समानांतरता मतलब समानांतर रेखाओं का उपयोग। परिवर्तनता मतलब धीरे धीरे परिवर्तन करना। सममितीय मतलब एक समान वस्तुओं का उपयोग करना। और विपरीतता मतलब दूसरी वस्तुओं के गुणों का उपयोग करना विपरीतता कहलाता है। अब ये चित्र आपको दिख रहे हैं, जो मेरे स्क्रीन पे चित्र हैं वो आपको दिख रहे हैं।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, दिख रहा है. Yes, ma'am. पहले जो दो चित्र है उसमें देखिए रेखाओं का Yes, उपयोग ma'am. किया गया है, रेखाओं के द्वारा सजावट की गई है। ऊपर देखिए वॉल पे, ऊपर पे, और ये पार्टीशन करने के लिए साइड में भी आप रेखाओं का उपयोग कर देख सकते हैं। दूसरे चित्र में प्रकाश का उपयोग किया गया है। डिजाइन के सिद्धांत में प्रकाश का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट वो दिखाया गया है कि बेडरूम्स में लाइट कहाँ कहाँ हम फोकस कर सकते हैं। तीसरे चित्र में हमने एक वस्तु पर बल दिया है। देखिए ऊपर जो लटक रहा है लैंप या इसको आप झूमर कह सकते हैं, उसमें उससे बल देने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो फ्लावर पॉट मतलब जो पेड़ लगाए हुए हैं थर्ड फोर्थ चित्र में, वो भी बल देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद वाले चित्र में भी आप देखिए कि झूमर के माध्यम से प्रकाश किस प्रकार से कमरे में परावर्तित या फैलाया जा सकता है, वो दिखाया गया है। तो इस तरह से हम कमरों में रेखाओं का और प्रकाश का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगले वाले चित्र में आप देखिए संतुलन दिखाया गया है। तो औपचारिक संतुलन है, ऊपर के दोनों चित्रों में केंद्र के दोनों तरफ समान वजन दिया गया है। एक तरफ सोफा है तो दूसरी तरफ दो कुर्सियां लगाई हुई हैं। एक तरफ फायरप्लेस है तो दूसरी तरफ एक काउच लगाया हुआ है। इस तरफ अगर एक टेबल है जिसपे कांच की कुछ एसेसरीज रखी है तो दूसरी तरफ उसी संतुलन में एक अलमारी छोटी सी कबर्ड रखी हुई है। सेकंड वाले चित्र में देखिए सामने फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। फायरप्लेस के दोनों तरफ बराबर मात्रा में बराबर डिजाइन के एक से फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं और सोफे आमने सामने और कुर्सियां इस तरह से लगाई गई हैं कि वो औपचारिक संतुलन दिखाई दे रहा है। नीचे के चित्र जो हैं दोनों, उसमें अनौपचारिक संतुलन दिखाया गया है। मतलब एक एल शेप में या राउंड शेप में सोफे की व्यवस्था या सज्जा की गई है, जिससे कि अनौपचारिक संतुलन दिखाया जा रहा है नीचे के चित्रों में। एक में राउंड शेप में है और एक में एल शेप में है। अब अगले वाले में देखिएगा, इसमें बल दिया गया है। बल जो है डाइनिंग रूम में बल जो है लाइट कलर्स के ऊपर बल दिया गया है, कलर्स के माध्यम से, और झूमर जो लटकाए गए हैं उनके माध्यम से। सेकंड जो चित्र है उसमें आप देखिए सामने जो कलरफुल सीनरी लगाई गई है उसको हाईलाइट किया गया है, उसको बल दिया गया है ताकि वो आकर्षक जो ग्रे कलर का पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें वो आकर्षक लगे। इसके बाद जो नीचे के जो दो चित्र हैं उसमें देखिए पिंक कलर के पिलो कवर्स के द्वारा सोफे पे दोहराव दिखाया गया है, वो भी बल का एक तरीका है दोहराव के माध्यम से। इधर बेडरूम में भी जो ऊपर चित्र लगाए हैं बेड के ऊपर, उसमें भी उन्हीं तरह के डिजाइन का फ्लावर्स का दोहराव किया गया है ताकि वो आकर्षक बेडरूम दिखाई दे। इसके बाद जो चित्र है उसमें स्पेस या स्थान दिखाया गया, खाली स्थान जो है वो ग्रीन वाले में भी देखिए आप कितना स्पेस दिखाया गया है, इसमें व्हाइट वाले में भी आप देखिए स्पेस दिखाया गया है ताकि आवागमन फर्नीचर के आसपास से आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट जो नीचे के दो चित्र हैं उसमें टेक्सचर या पोत का उपयोग करके बल दिया गया है। विपरीत पोत का उपयोग करके दीवार में देखिए आप वॉलपेपर विपरीत पोत के लगा करके, एक में राउंड राउंड वाले, एक में कुछ सैंड मटेरियल का वॉलपेपर लगा करके विपरीत पोत से बल देने का काम किया गया है नीचे के फोटोग्राफ्स में। इसके बाद जो अगला है उसमें आप लाइट अरेंजमेंट भी देख सकती हैं और स्पेस भी देख सकती हैं। तो ये आपका संरचनात्मक डिजाइन के उदाहरण है दोनों। ऊपर के दोनों जो चित्र हैं कि संरचना ही इस तरह से की गई है डिजाइन में, जहाँ सेंटर टेबल रखा हुआ है उस पर थोड़ा सा नीचे गैप रखा है और सामने वॉलपेपर लगाया हुआ है और एल शेप में सोफा लगाया हुआ है। ऊपर इसमें सेकंड वाली में देखिए पंखे के आसपास जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो थोड़ा खाली छोड़ा हुआ है पीओपी में। तो कंस्ट्रक्शन में ही इस तरह का, इसको हम कहेंगे संरचनात्मक डिजाइन के उदाहरण है। बेड के आसपास की जगह को थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, रूफ मतलब जो फ्लोर लेवल है उससे बेड वाली स्थिति के आसपास की जगह जो है थोड़ा ऊंचा बनाया गया है, तो ये संरचनात्मक डिजाइन है।
दूसरे जो नीचे के 2 चित्र हैं उसमें सजावटी डिजाइन का उपयोग किया गया है। देखिए पहले में आपने दीवार में एक बहुत सुंदर सा कालीन नुमा एक डिजाइन बनाया हुआ है, तो ये सजावटी डिजाइन का उदाहरण है। इसमें भी आप टीवी के ऊपर देखिए बेल वगैरह लगा करके सजावट पैदा की गई है, तो ये सजावटी डिजाइन का उदाहरण है। तो संरचनात्मक डिजाइन कैसी होगी और सजावटी डिजाइन कैसी होगी ये इसमें समझाया गया है या दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आपके ये पूरा हो गया है दोनों उसका, आज का जो लेक्चर है वो पूरा हो गया है। अब इसकी जो भी क्यूरिया है या जो क्वेश्चंस हैं वो आप लिख के रखिएगा, जो मैं आपको 23 को पूरी करूंगी, और परसों मतलब 20 तारीख को मैं आपको कला के तत्व बताऊंगी। अगर परसों भी इस तरह से कुछ हुआ, जूम ने अधिक टाइम नहीं दिया, तो हम 2 बार में उसको भी आपको तुरंत मैं लिंक शेयर Yes, ma'am. करूंगी और 2 बार में अपन पढ़ेंगे, और अगर दे दिया टाइम तो फिर एक ही बार में हो जाएगा, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ये कौन सी आवाज आ रही है मम्मा?